नमस्कार, मेरा नाम अंशु है और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ सेपरेशन। तो आइए समझते हैं। सेपरेशन मींस सेसेशन ऑफ सर्विस विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर वन और अनदर रीज़न। यानी कि जब कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है उसको सेपरेशन बोलते हैं। अगर फॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इट मीन्स द सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय सीजेस ड्यू टू एनी रीज़न। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है उसको जो पेरोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का उससे सेपरेट कर दिया जाता है। अब ये ज़रूरी क्यों होता है? आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटायर करना पड़ता है जब उनका टेन्योर समाप्त हो जाता है, या फिर बहुत सारे इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब। या कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सरप्लस वर्कफोर्स हो जाती है जिसकी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी उन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को यानी उन सरप्लस एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालना पड़ सकता है। तो आई होप आपको सेसेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये जो सेसेशन होता है दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम HR पेरोल ड्यू टू रिजिग्नेशन, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल, सस्पेंशन एंड रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। नेक्स्ट इज what are the benefits of employee separation। फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस लेबर कॉस्ट। देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है उनको चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं राइट साइजिंग। राइट साइजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द मैन पावर अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको निकाल दिया जाए, अदरवाइज दे विल बी incurring extra cost to the organization। दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं एम्प्लॉय सेपरेशन के? दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ पुअर परफॉर्मेंसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनको टाइमली अचीव करने पड़ते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ मस्ट एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट टू द सेम। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं हु आर नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन इनएफिशिएंट या पुअरली परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इनोवेशन। इनोवेशन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो पुराने या इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको नए एम्प्लॉयज़ के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इट गिव्स चांस टू इंट्रोड्यूस फ्रेश टैलेंट एंड ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो नया जनरेशन होता है उसके पास नए कंसेप्ट होते हैं, लेटेस्ट नॉलेजेस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेपरेशन। एम्प्लॉय सेपरेशन दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वॉलेंट्री सेपरेशन, एक होती है इनवॉलेंट्री सेपरेशन। वॉलेंट्री सेपरेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो एम्प्लॉय है डिसाइड करता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रीजंस के कारण एम्प्लॉयर के साथ अपनी रिलेशनशिप को एंड कर देता है, जस्ट लाइक रिजिग्नेशन या VRS। इनवॉलेंट्री सेपरेशन क्या होती है? A separation that occurs when an employer decides to terminate its relationship with an employee due to economic necessity, a poor fit between employee एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि डिसमिसल है, रिट्रेंचमेंट है, ले ऑफ है, राइट साइजिंग है, रिटायरमेंट है, एक्सेट्रा। तो आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वॉलेंट्री सेपरेशन समझते हैं। वॉलेंट्री सेपरेशन पहला है रिजिग्नेशन। जब एक एम्प्लॉय खुद ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाता है उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन। इट इज़ एन एक्ट ऑफ गिविंग अप अ जॉब और पोजीशन इन अ फॉर्मल और ऑफिशियल वे। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मालूम होता है कि कुछ टाइम पीरियड होता है, आपको नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही आप रिज़ाइन कर सकते हो। तो वो सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए एम्प्लॉय अपना ऑर्गेनाइजेशन की जॉब उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। अभी बहुत सारे कारण हो सकते हैं एम्प्लॉय रेजिग्नेशन के। पहली बात है कि ही इज़ नॉट लाइकिंग द वर्क कंडीशन ओवर देयर। लाइक कई बार क्या होता है कि जो हेल्थ रीजंस है या कोई अपने फैमिली रीजंस हैं जिसकी वजह से वो छोड़ना चाहता है। सेकंड हो सकता है कि उसको बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कहीं और पर काम करने के लिए उसको एडवांसमेंट के बेटर चांसेस मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि उसको अपनी जो सैलरी है रिवॉर्ड जो एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो उसके मन मुताबिक नहीं है। ही वांट्स सम मोर इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल एंड बोथ
नॉन फिनेंशियल टर्म्स लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स होते हैं, लाइक ले ऑफ है, वेजेस कट्स है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर्स हो रही हैं, रिजिग्नेशंस हो रही हैं, सॉरी एमलगमेशंस हो रही हैं, तो एक फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी आ जाती है एम्प्लॉई के अंदर। तो जो वॉरड एम्प्लॉयज़ होते हैं दे मे रिज़ाइन एंड लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि बॉस के साथ या सुपीरियर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, एंड आप उसके साथ कोडर रिलेशन बनाने में नाकामयाब हो, जिसकी वजह से आपका फीडबैक टू द हायर मैनेजमेंट नेगेटिव में चला जाता है। तो प्रैक्टिकल सेंस में तो ज़्यादातर जो रेजिग्नेशंस होती हैं वो जॉब के साथ कोडर रिलेशंस ना बन पा रहे के कारण। नेक्स्ट है वीआरएस को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बोलते हैं। इट इज़ द लेटेस्ट मंत्रा ऑफ मेनी कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर ट्रिमिंग इट्स वर्कफोर्स। सबसे पहले 1980s में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज द्वारा ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट की गई थी। इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा गोल्डन रूट होता है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर को डाउन साइज किया जाता है। नेक्स्ट वॉलंटरी मेथड है एम्प्लॉय सेपरेशन का, वीआरएस। इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द लेटेस्ट मंत्रा ऑफ मेनी कॉर्पोरेट्स एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर ट्रिमिंग इट्स वर्कफोर्स। सबसे पहले 1980s में पीएसयूज द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये स्ट्रिक्टली वॉलंटरी होता है, मतलब यू कैन नॉट कंपेल द वर्कर्स टू एक्सेप्ट इट। इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा गोल्डन रूट होता है जिससे आप मैन पावर को डाउन साइज कर सकते हो। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट एज से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिसके बदले उनको हैंडसम कॉम्पनसेशन दिया जाता है। यानी अपार्ट फ्रॉम ह्यूज कॉम्पनसेशन द एम्प्लॉय ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुइटी। कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं टू अप्लाई फॉर वीआरएस, लाइक ही शुड हैव एटलीस्ट कवर्ड मिनिमम 10 years ऑफ हिज work. Secondly, he should have attained the age of 40 years, and those employees won't be able to avail the benefit of tax exemption. तो ये बहुत पॉपुलर स्कीम है जिसके माध्यम से आप एम्प्लॉय को वॉलंटरी सेपरेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। इनवॉलंटरी मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन। पहला है डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब होता है व्हेन यू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, सर्विस और एनरोलमेंट। यानी जो डिसमिसल होता है ये एक्शन एम्प्लॉयर द्वारा लिया जाता है। जनरली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पनिशमेंट एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय, हेंस इट शुड बी टेकन आफ्टर केयरफुल थॉट एंड बेस्ड ऑन जस्टिफाइड रीजंस। और एम्प्लॉय को मौका मिलना चाहिए अपने आप को जस्टिफाई करने का। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिसमिसल के, लाइक he must have violated some rules and regulations of the organization, उसकी परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है, या उसने जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार उसने परफॉर्म नहीं किया है, या ही मस्ट बी हैविंग सम नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैनेजमेंट, पुअर डिसिप्लिन, उसने बाकी एम्प्लॉयज़ को हरास किया है, या मोरल टर्पिट्यूड और सेक्सुअल असॉल्ट, या ड्रग अब्यूज़, या चोरी का कोई चार्ज लगा है, या ही हैज़ बिन एब्सेंट फ्रॉम वर्क फॉर फ्रॉम मेनी डेज, लाइक बहुत ज़्यादा दिनों से वो एब्सेंट है, या एम्बेजलमेंट, इनकी वजह से उसको डिसमिस किया जा सकता है। से रिट्रेंचमेंट इज़ सिमिलर टू डाउन साइजिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने की फिराक में होती है, दे वांट टू रिड्यूस द फिनेंशियल बर्डन, तो वो क्या करती है, अपने कुछ ब्रांचेस बंद कर देती है, या कुछ जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं लाइक वो कम कर देती है, या अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को फ्रीज़ कर देती है या कम कर देती है। तो इट इज़ लाइक अ डिस्चार्ज ऑफ सरप्लस लेबर और स्टाफ बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीज़न बट अदर देन पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट है तो डिसमिसल है। ये कुछ फिनेंशियल रीजंस हैं, लाइक इकनॉमी में बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, या दे वांट टू रैशनलाइज द इंडस्ट्री, कोई ऐसी मशीन इंस्टॉल की है दैट इज़ लेबर सेविंग मशीनरी, तो जिसकी वजह से दे वांट टू रिड्यूस देयर फिनेंशियल बर्डन, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, इकोनॉमिक डिसीजन चल रहा है, बिजनेस स्लो डाउन हो गया है, तो इन्हीं कारण की वजह से
एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच किया जा सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है. लाइक वर्कमैन मस्ट बी गिवन अ 1 month's notice in writing indicating the reason for retrenchment, or he must be paid at the time of retrenchment compensation which is equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part therefore in excess of 6 months. तो रिट्रेंचमेंट समझ में आ गया होगा. रिट्रेंचमेंट व्हेन just because of financial reasons. Next is layout. Layout is temporary separation of employee or group of employees Next is layoff. Layoff is temporary separation of an employee or group of employees at the initiative of employer. समझते हैं, जो layoff होते हैं टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय है वो अलग हो जाते हैं. बट रिलेशनशिप डज नॉट एंड इन layoff. तो इससे ये समझ में आया कि layoff डज नॉट मीन रिट्रेंचमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वो ख़त्म नहीं होती है. जो नाम होता है वर्कर का, इट इज़ देयर ऑन द मस्टर रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. ले ऑफ का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी इनएबिलिटी है या उसका फेलियर है टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कमैन. अब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज हो गई है, कोल पावर की शॉर्टेज हो गई है, स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है. इसके साथ साथ कोई बिज़नेस के अंदर लॉकडाउन हो गया, जैसे आजकल आप समझ पा रहे हैं कि Next है layoff. Layoff is temporary separation of an employee or group of employees at the initiative of employer. इसको समझते हैं, जब कोई employer अपने जो employees हैं उनको काम देने में असमर्थ है. अब ये असमर्थता किसी भी कारण हो सकती है. मे बी देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कोल एंड पावर, देयर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, बिज़नेस स्लो डाउन हो गया है, या आपको पता है जैसे कि आजकल कोरोना हुआ है तो कोरोना की वजह से बहुत सारे बिज़नेस अंडरटेकिंग्स बंद हो गई है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जाता है. तो उससे समझ में क्या आया, ले ऑफ डज नॉट मीन रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज इन ले ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट एंड, ख़त्म नहीं होती है. जो नाम है वर्कर का, दैट इज़ देयर ऑन द मस्टर रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो हमें ले ऑफ से क्या समझ में आया, जस्ट बिकॉज कि जो एम्प्लॉयर है उसके वश में नहीं है उन कारणों को कंट्रोल करना. अब जैसे एपिडेमिक आ गया या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की, जिसकी वजह से अंडरटेकिंग चलाना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, देन एम्प्लॉयज़ आर लेड ऑफ फॉर डेफिनेट और इनडेफिनेट पीरियड. अब जब एम्प्लॉयज़ दे आर लेड ऑफ जस्ट बिकॉज द फिनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करना है, लेकिन क्योंकि इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होते हैं ले ऑफ के, जिसकी वजह से लेबर के अंदर अनरेस्ट हो जाता है, हाई लेबर टर्नओवर रेशियो हो जाती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन एफिशिएंट एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़. तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए व्हेन यू आर लेइंग ऑफ योर एम्प्लॉय. Like जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड श्योरली नोटिफाई द एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट 7 days इन एडवांस अबाउट द ले ऑफ सिचुएशन. और किस बेसिस पे ले ऑफ होगा, लाइक मेरिट बेसिस पे होगा, सीनियरिटी बेसिस पे होगा, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़. इसके साथ साथ क्या जो एम्प्लॉयज़ लेड ऑफ हो रहे हैं फॉर डेफिनेट पीरियड हो रहे हैं कि इनडेफिनेट पीरियड हो रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो बी मेंशन इन द पॉलिसी. एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन प्रॉपर सिक्योरिटी arrangements in the organization to handle any indiscipline problem.